हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं महेंद्र महेंद्र में स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम लेकर आए हैं जीएस का पार्ट 5। अभी तक मैंने 4 पार्ट इसके पढ़ चुके हैं, तो इसके आगे शुरुआत करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करिए। तो ज्यादा बात ना करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें हम आपको दे सकें। तो देखो, अभी तक हमने यात्रियों के साक्ष्य, पुस्तकों के साक्ष्य पढ़ चुके हैं। अब है पुरातत्व साक्ष्य, यानी कि जो अभिलेखों से, शिलालेखों से, ठीक है, उनसे जो हमको साक्ष्य मिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, पुरातत्व। भारत में पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पुरातत्व शास्त्र के पितामह यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो है वो पितामह किसे कहा जाता है? तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम को प्यारे बच्चों कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही पुरातत्व की जो है स्थापना की थी। ठीक है, अब आते हैं बोगाजकोई अभिलेख, जिसे प्यारे बच्चों एशिया माइनर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया माइनर। इसका दूसरा नाम एशिया माइनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य एशिया की मैक्सिमम जानकारी जो है इससे प्राप्त होती है, बोगाजकोई अभिलेख से। ये 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जो कि मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। मध्य एशिया यानी कि ईरान के आसपास का जो क्षेत्र होते हैं और देश है, वहीं के आसपास का क्षेत्र मान सकते हैं आप। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बात की गई है कि जो राजाओं के मध्य एक संधि हुई थी। क्या होती? विभिन्न राजाओं के मध्य एक संधि हुई थी, जिसमें राजाओं ने इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, जिसे अश्विनी कुमार भी कहा जाता है, का नाम लिया था। अब ये नाम क्यों लिया? तो देखो, जैसे हम लोग कहते हैं ना, किसी से प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, तो कहते हैं ना कि कसम है किसकी, किस भगवान की, इस भगवान के गांव में कहते हैं गंगा कसम, आज से ये चीज है, वादा करते नहीं बातों पे। तो वैसे इन्होंने कसमें खाई थी, संधि की थी कि जो भी संधि की होगी, हम आज से युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, जो भी हो। तो इन्होंने, राजाओं ने इन देवताओं का नाम लिया था प्यारे बच्चों। अब आते हैं गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें क्या प्राप्त होता है? मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है गरुड़ स्तंभ लेख से। इसे यवन राजदूत हेलियोडोरस ने 110 ईस्वी में बनवाया था। कौन बनवाया था? यवन राजदूत ने बनवाया था। यवन राजदूत ने बनवाया था। जो राजदूत आए थे 110 में, उन्होंने 110 में बनवाया था। किसके दरबार में आए थे? तो शुंग राजा भागभद्र के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? शुंग राजा भागभद्र के। शुंग, पुष्यमित्र शुंग के जो वंशज थे वो थे भागभद्र, उनके दरबार में आया था, जिसे यूनानी राजा एंटियालसीडस ने भेजा था। किसने भेजा था प्यारे बच्चों? एंटियालसीडस ने भेजा था। ये स्तंभ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है और ये सांची स्तूप से 5 मील दूरी पर स्थित है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला आता है हाथी गुम्फा अभिलेख प्यारे बच्चों। ये उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। ये प्राकृत भाषा में स्थित है। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है और ये प्राकृत भाषा में है। ये तिथि रहित अभिलेख, तिथि रहित मतलब इसमें ये अंकित नहीं है कि कब ये बना था। ठीक है, पूछा जाता है कि प्रथम तिथि रहित अभिलेख, तो हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी में पहली बार या सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम मिला था, या भारतवर्ष का जिक्र मिला था। ये हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। कलिंग जो है प्यारे बच्चों उड़ीसा का प्राचीन नाम है। आप लोगों ने इसके विषय में पढ़ा होगा, नहीं अदर जिसने नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कलिंग राज खारवेल से संबंधित था। फिर आगे आते हैं सौह गौरा अभिलेख प्यारे बच्चों। ये एक ताम्र अभिलेख था। इंपॉर्टेंट पूछे, निम्न में से कौन सा ताम्र अभिलेख है? तो सौह गौरा अभिलेख है, ताम्र अभिलेख है, जो कि गोरखपुर जिले में स्थित है। गोरखपुर जिले के सौहगौरा नामक स्थान पर स्थित है, राप्ती नदी के किनारे, ठीक, उत्तर प्रदेश में।
इसमें पहली बार दुर्भिक्ष की जानकारी यानी कि भूखमरी की जानकारी प्राप्त होती है साहगौरा अभिलेख से। इसमें खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख भी किया गया है बच्चों। साहगौरा स्थान पर राप्ती नदी के किनारे ये स्थित है, ये साहगौरा अभिलेख। फिर आते हैं बच्चों भीतरी स्तंभ लेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी इससे मिलती है, किससे? भीतरी स्तंभ लेख से प्यारे बच्चों। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है। इसकी भाषा संस्कृत है। ये गद्य व पद्य दोनों में, यानी कि आधा गद्य में आधा पद्य में। आधा पद्य मतलब होता है जो कविताओं के माध्यम से लिखना। स्कंद गुप्त ने इसमें लिखा है कि स्कंद गुप्त ने ह्यूणों को क्या किया था? पराजित किया। स्कंद गुप्त गुप्त वंश का राजा था, प्रतापी राजा था। हूण कैसे थे? हूण एक बर्बर जाति थे। ऐसे समझ सकते हो बाहुबली मूवी में जिस तरह से कालिकेय की सेना और कालिकेय था ना कि बिल्कुल बर्बर असभ्य, मतलब लोगों को मारना, काटना, आग लगा देना, लूटना, तो वैसे ही क्या थे? ये हूण भी थे, ठीक है। अब आते हैं एरण अभिलेख। भानुगुप्त से संबंधित है ये एरण अभिलेख। ये भी गुप्त वंश का राजा था। किसका था? गुप्त वंश का राजा था भानुगुप्त, ठीक। ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित था। कौन? एरण अभिलेख स्थित पाया गया है, ठीक है। फिर इसमें पहली बार सती होने का प्रमाण मिलता है, किसमें? एरण अभिलेख में। इसमें बताया गया है कि कोई सेनापति थे जिनका नाम क्या था? भोजराज था। उनकी मृत्यु पर, यानी उनकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी जो है सती हो गई थी। ये इसी से मिलता है, यानी कि प्रथम सती होने का प्रमाण मिलता है जिसमें सेनापति भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का प्रमाण मिलता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप नोट्स बनाना चाहें तो मैं इसीलिए रीड कर देता हूं ताकि आप पॉज करके उसको नोट्स बना लें। अगला है प्यारे बच्चों मंदसौर अभिलेख। ये भी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये ऐसा अभिलेख था जिसके शुरुआत में ही ओम शब्द लिखा था। कैसा शब्द लिखा था? ओम शब्द लिखा था, या ओम से आरंभ होता है, ठीक है। संस्कृत भाषा में विभिन्न छंदों में लिखा है। संस्कृत भाषा में है और विभिन्न छंदों के माध्यम से लिखा गया, यानी कि छंदों के माध्यम से लिखा गया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? रेशम बुनकरों की जानकारी इसी से प्राप्त होती है। किससे प्यारे बच्चों? मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है। आगे है नोट, देखो एक है सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास प्यारे बच्चों अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। सातवाहन राजा जिनको पूरा नाम आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है, ठीक है। ये वंश ऐसा था जिसने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य सेतु का काम किया या जोड़ने का काम किया। प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से वंश ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य सेतु का काम किया, तो वो आगे हम तो पढ़ेंगे ही, बट यहाँ थोड़ी सी जानकारी थी कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है प्यारे बच्चों। तो ये आज का हमारा वीडियो रहा, यानी जीएस पार्ट 5 रहा है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे और इसमें से बहुत से नए फैक्ट्स भी आपको मिले होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलेंगे, यानी कि नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ, नए फैक्ट्स के साथ, जो कि बहुत ही अच्छे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।